नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट की भी एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो भी अपने उत्तराखंड के क्वेश्चन कराए जाते हैं पूरी डिटेल के साथ कराए जाते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पसंद आएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपना हिंदी में हमारी जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वो हमारे प्रीवियस ईयर में जितने भी राज्यों में क्वेश्चन आए हैं सबसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, और जो भी क्वेश्चन है पूरे को करते हैं डिटेल के साथ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर लेते हैं। अपने नंबर काउंट करना, प्रैक्टिस सेट को बताना कि किस तरह का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पसंद आया या नहीं आया। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको याद रखना है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो बताना। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ। ठीक, उसके बाद पूछा जाता है अपभ्रंश का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का जन्मदाता बोला जाता है आचार्य बियाली, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इन्हें अपभ्रंश का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का उपनाम पूछा जाता है। अपभ्रंश का उपनाम पूछा जाए तो उकार बहुला। अपभ्रंश का अन्य नाम क्या है? उकार बहुला। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता अपभ्रंश का कार्यकाल क्या रहा। ठीक है, किस कार्य में अपभ्रंश पनपी थी। तो कार्य याद रखना, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के समय को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का समय कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश का कार्यकाल है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय भाषा का विकास किससे हुआ है। तो आंसर आता है भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, किससे हुआ है? अपभ्रंश से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो मैथिली का जो हमारा विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है आपका मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, उसके बाद जो याद रखना है कि मागधी अपभ्रंश में अन्य कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो पहला तो दिया गया है मैथिली। ठीक है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। उसके बाद आती है मैथिली, मगही, और उसके बाद भोजपुरी। सही है, बहुत महत्वपूर्ण अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। तो इसमें क्या क्या आते हैं? मागधी, मैथिली और आपका भोजपुरी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जो आपको याद रखना कि पूछा जाए शोरसेनी अपभ्रंश, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, शोरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो आपको याद रखना पराग आती है। पराग पैसे क्या है? पश्चिमी हिंदी, रासे राजस्थानी, और गैसे गुजराती। ठीक है, तो ये भी याद रखना। शोरसेनी अपभ्रंश में क्या आती है तो कहना पराग। उसके बाद मागधी अपभ्रंश में क्या आती है तो मगही, भोजपुरी और मैथिली आती है। उससे अलग जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि ब्राह्मण अपभ्रंश से किस भाषाओं का विकास हुआ है। तो याद रखना सिंधी और पंजाबी का। ठीक है, किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी और पंजाबी का। तो कहना ब्राह्मण अपभ्रंश से। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है पंजाबी भाषा के लिए एक व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध थे, भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ये पंजाबी जो भाषा है ये आपकी ब्राह्मण अपभ्रंश से नहीं जन्मी है। ये किस अपभ्रंश से जन्मी है? तो ये जन्मी है टक अपभ्रंश। ठीक है, सैबड़ा वाला था अपभ्रंश में, याद रखना। ठीक, तो याद रखना मैथिली भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से। अन्य चीजें देखो जो बताई गई है आपको याद रखना है। जो भी फैक्ट मिलेंगे आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इससे अलग मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप याद रखना कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दी गई है मैथिली, आपको बता देता हूं मैं कि हमारे संविधान में सभी को पता कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में एकमात्र बोली है ये
ठीक है। संविधान की 22 भाषाओं में एकमात्र बोली का नाम बताओ, तो कहना सर एकमात्र बोली थी मैथिली। ठीक है। पूछा जाए कब जोड़ी गई थी मैथिली, तो बताना 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है। जो जोड़ी गई थी आपको पता होगा, बोर्ड मास के नाम से आता भी है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये चीजें याद रखना कि हमारे संविधान में एकमात्र बोली कौन सी है, मैथिली है। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना कि भारतीय संविधान में 22वीं भाषा क्या है। ठीक है, 22वीं भाषा का नाम बताना है कि भारतीय संविधान में जो 22वीं भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, जबकि मैं आपको बता देता हूं, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में प्रथम भाषा क्या थी, प्रथम भाषा थी असमिया। ठीक है, भारतीय संविधान की 22 पहली भाषा क्या थी, असमिया। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में जुड़ने वाली पहली भाषा कौन सी थी, अगर जुड़ने वाली पूछी जाए तो बताना सर जुड़ने वाली थी सिंधी भाषा। कब जोड़ी गई थी, तो बताना 21वें संविधान संशोधन में 1967 में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने भी पूछा आपसे, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 22वीं भाषा क्या है। पहली पूछी जाए तो असमिया। ठीक है, एकमात्र बोली पूछी जाए तो मैथिली, जुड़ने वाली पहली पूछी जाए तो सिंधी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, विश्व हिंदी समिति का मुख्यालय कहां है। विश्व हिंदी समिति का मुख्यालय, अगर आपने तुक्का लगाया होगा तो गलत होगा, क्योंकि विश्व हिंदी समिति का जो मुख्यालय है कहां स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, गुरु जी को प्रणाम में कौन सा कारक है। गुरु जी को प्रणाम या गुरु जी को नमस्ते, अर्थात जो चीज सदा के लिए दे दी जाए, अब नमस्ते या प्रणाम किया है तो सदा के लिए दे दिया। कोई चीज जो आपकी देवी देवताओं को समर्पित हो, यह भी याद रखना। कोई चीज जो देवी देवता को समर्पित है, या कोई चीज उपहार के तौर पर दी जाए। ठीक है, उन सब में कौन सा कारक होता है हमारा, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है, कौन सा कारक होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, ये तो सही लिखा है इन्होंने कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु के कितने भेद होते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु होता है और धातु के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, मौलिक धातु और यौगिक धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भूकंप में संज्ञा क्या होगी। भूकंप में संज्ञा बतानी है, तो आपको संज्ञा के बारे में याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संख्या के कितने भेद होते हैं हमारे, संख्या के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, 5 भेद याद होने चाहिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो संज्ञा के भेद पूछे जाए तो बताना 5 होते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं, अगर पूछा जाए संज्ञा के विकारक तत्व, तो संज्ञा के विकारक तत्व 3 होते हैं। पहला याद रखना लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। संज्ञा के विकारक तत्व 3, संज्ञा के भेद 5। अगला क्वेश्चन क्या हो आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग शब्द। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक जानकारी याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3, विकारक तत्व के आधार पर 3 और संज्ञा के भेद 5। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन था भूकंप में संज्ञा क्या होगी, तो याद रखना कि जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं, जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे
भूकंप, उसके बाद ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और बाढ़। जितने भी हमारे प्राकृतिक तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे दिए गए हैं भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और बाढ़, ठीक है, इनमें सब में क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता? किस कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता? तो आपको याद रखना कि सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं, जबकि कारक कितने होते हैं? सभी को पता, कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम में 7 होते हैं। कौन से का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम के अंतर्गत नहीं किया जाता। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है। ठीक है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, क्या आज्ञा दी है? आज्ञावाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, इच्छा नहीं है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, निषेधवाचक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है और नया वाक्यांश पूछा गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का प्रयोग बताना है। ठीक है, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाने का अर्थ क्या होता है? हस्तामलक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, अर्थात कौन सा जोड़ा मैच नहीं होगा? ठीक है, जैसे कि दिया गया है हमारा अनल, इसका शब्द क्या होता है? सभी को पता, अनल आग होती है और अनिल हवा होते हैं। देखो भिन्नार्थक तो यही हो गया, हमारा आंसर भी यही होना है क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं अज। अज का अर्थ होता है ईश्वर। ठीक है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले, अज भी होता है और अजा भी होता है, तो सेम हो गया। उसके बाद देखो कपाट और किवाड़ एक ही बात होते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी में भी यही दे रखा है, तो ये भी सही है, कपाट और किवाड़ होते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमें छांटना गलत था, तो क्या गलत हो जाएगा? जो सेम मैच नहीं होगा, भिन्नार्थक शब्द युग्म सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनल और अनिल शब्द सही नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, चूड़ी अच्छी थी। चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है? कौन सी क्रिया है? तो चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है? हमारी योजक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, रूल शब्द है। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना कि ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया किस आधार पर पूछा गया है, बात कर लेते हैं। ये पूछा गया है रचना के आधार पर शब्द भेद से। रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा रूल शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, और यहीं पे इनका अंत कर देंगे, फ्यूचर में कभी आए तो याद रखना। रूल शब्द क्या होते हैं? तो रूल शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों की संधि ना हो पाए या जिन्हें तोड़ देने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसे एक शब्द लिख देते हैं वंश, एक शब्द लिख देते हैं क्षेत्र, एक शब्द लिख देते हैं जल। इन्हें तोड़ देने पर अलग अलग ब अलग कर दो, से अलग कर दो, छे अलग कर दो, तय अलग कर दो, ज और ल अलग कर दो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये क्या हमारे रूल शब्द। जिसके या जिसे तोड़ देने पर कोई अर्थ ना निकले उसे कहते हैं रूल शब्द। या क्वेश्चन पूछा जाएगा जिन शब्दों की संधि ना हो पाए उसे क्या कहते हैं? रूल शब्द। अब बात कर लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो अलग अलग योग से बने हुए शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, क्या होता है? पुस्तकालय। अब ये पुस्तकालय बना है,
पुस्तक और आल्य से, तो दो शब्दों से बना, तो योग से बना तो योग एक शब्द हो गया। ऐसे ही होता है, एक और शब्द लिख देते हैं हिमालय, ये जो बना हुआ होगा हिम और आल्य से बना हुआ है, तो ये बना हिमालय, तो ये शब्द हो गया यौगिक। अब बात कर लेते हैं योग रूल। पहले तो परिभाषा याद रखना है, योग रूल की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ रखते हो उसे क्या कहते हैं, योग रूल शब्द कहते हैं। ठीक है, अब विशेष अर्थ कैसे रखते हो, जैसे यहां पे देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया है, क्या लिखा गया है, आंसर है ये हमारा योग रूल का दशानन। दशानन, इसका जो अर्थ होगा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 है सिर जिसके, किसके, रावण के। तो विशेष अर्थ रखा दशानन ने, रावण की बात की गई है। एक और लिख लेते हैं, जैसे लंबोदर। अब मैंने लंबोदर बोला, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हो, मतलब किसी की बात बोली जाए और किसी पर अर्थ जाए, उसे कहते हैं योग रूल। ये होते हैं हमारे विशेष अर्थ रखने वाले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा दशानन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कुटुंब का तद्भव क्या होगा। कुटुंब का तद्भव होगा कुटुंब, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। जामुन का तत्सम क्या होगा, जामुन शब्द का तत्सम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बताओ। जिसके पास कुछ ना हो उसे कुछ नहीं कहते, जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहना बेचारे को, लेकिन यहां वाक्यांश है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, लड़ाकू में प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, जो किसके साथ आते हैं, क्रिया के साथ। दूसरा तद्धित प्रत्यय, जो किसके साथ आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन है, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय होगा। तो लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखना आकू प्रत्यय होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद, कौन सा शब्द विशेषण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा विषाद विशेषण नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा विषाद। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमारा, पितृनुमति का संधि विच्छेद बताना है। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा पितृधन नुमति, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है। स्त्रीलिंग और पुरलिंग से क्वेश्चन पूछा, पुरलिंग शब्द बताना है। ठीक है, लिंग के बारे में याद रखना कि लिंग की पहचान किस शब्द से होती है, संज्ञा शब्द से होती है। लिंग कैसा शब्द है, तो कहना विकारी शब्द है, अर्थात ठीक है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। हिंदी में लिंग के भेद 2, उसके बाद पूछा जाता संस्कृत में लिंग के भेद तो 3, लेकिन क्वेश्चन क्या है, हमें पुरलिंग बताना है। आय, व्याय,
नहर या लहर, तो हमारा जो पुल्लिंग शब्द होगा क्या होगा, व्याय हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, अभी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लिंग से क्वेश्चन था, आपको भी बताना है कि मक्का मैंने लिखा है, मक्का में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य बताना है। ठीक है, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, होता है समय। ठीक है, और काल या समय के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो बीत चुका है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। तो पहले तो ये याद रखना, काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। अब क्वेश्चन हमारा सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, राम दौड़ा। ये कौन सा काल है, हमारा सामान्य भूतकाल है। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है लोकोक्ति से। लोकोक्ति होता है लोगों की उक्ति, जो लोग जो कहावत कहते हैं उसे कहते हैं लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखना ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, लोकोक्ति होता क्या है, तो कहना जो पूर्ण वाक्य हो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, जबकि इसका छोटा रूप मुहावरा होता है। मुहावरा लोकोक्ति के जैसा नहीं होता। ठीक है, लोकोक्ति तो पूरा वाक्य होता है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। ठीक है, याद रखना। क्या पूछा हमारी लोकोक्ति, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो शुद्ध रूप होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पर्यायवाची से है। पर्यायवाची क्या है, आशय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आशय का पर्यायवाची शब्द, तो आशय क्या है, तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, अर्जन 20 शब्द क्या है, क्या ये तद्भव है, क्या ये देशज है, क्या ये विदेशज है, क्या ये संकर शब्द है। तो ये जो दिया गया हमारा अर्जन 20 शब्द, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, विशेषण का प्रकार नहीं है। इससे भी क्या आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विशेषण का प्रकार नहीं होगा, तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो बताना 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा सार्वनामिक, और इसे क्या बोल देते हैं, संकेतवाचक। ठीक है, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। होते क्या है विशेषण, तो कहना ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो विशेषण कहलाते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अब देखो कौन सा है, गुण दे रखा है, संख्या भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद परिमाण भी दे रखा है, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये विशेषण का प्रकार नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट विशेषण के बारे में याद रखना कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था होती है। कौन सी होती है, पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। तो विशेषण की अवस्थाएं पूछी जाए तो बताना 3, विशेषण के भेद पूछे जाए तो बताना 4। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दिया गया है,
निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण दिया गया है? ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है, कौन सा द्वंद्व समास का हमारा उदाहरण होगा? तो द्वंद्व समास के बारे में याद रखना कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है समाहार द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक शब्द लिख देता हूं मैं, अन्न और जल। ठीक है, योजक चिन्ह लगा दिया, तो ये कौन सा समास है हमारा? द्वंद्व समास तो है, लेकिन उसका कौन सा भेद है? समाहार द्वंद्व समास है। दूसरा होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें आता है या शब्द का प्रयोग। जैसे मैंने बोला भला या बुरा। ठीक है, तो या कौन से द्वंद्व समास में आता है? क्या ना, वैकल्पिक द्वंद्व समास, दूसरा भेद। तीसरा होता है इतरेतर। ठीक है, इतरेतर में कौन सा द्वंद्व समास के लिए शब्द आता है? इसमें आता है और। ठीक है, जैसे लिख देता हूं देश और विदेश। ठीक है, तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? आप बताना सर। 3 भेद होते हैं। पहला समाहार, दूसरा वैकल्पिक, तीसरा इतरेतर। और अब आप ये बता सकते हो कि द्वंद्व समास में ये जो हमारा द्वंद्व समास है बेटा बेटी, इसमें कौन सा द्वंद्व समास होने वाला है? तो समाहार द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें क्या लगाया गया है? बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, ये एडवांस है जो आपको याद रखना है। आप जुड़ो हमारे साथ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी बाहर जाएगी, 100% गारंटी है। ठीक है, आपसे एक गिव अवे पूछता हूं समास के बारे में। आपको बताना है कि जो होता है बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, बहुब्रीहि समास के भेद बताने हैं। ये एडवांस है, जब हमारा समास से कोई क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या था? द्वंद्व समास। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है जानने की इच्छा रखने वाला, पूरा क्वेश्चन पूछ लिया। एक होता जानने की इच्छा, बस। ठीक है, इतना होता जानने की इच्छा। अगर होता जानने की इच्छा तो हो जाता जिज्ञासा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पूछा गया है जागने की इच्छा रखने वाला। अब रखने वाला आ गया तो हो जाएगा जिज्ञासु। यहीं से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। याद रखना कि जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है जिजीविषा। शुद्ध वर्तनी में ही बहुत आता है कि जिजीविषा का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या कहलाता है? जिजीविषा। ठीक, उसके बाद देखो 3 वाक्यांश मैंने बताए हैं, 1 वाक्यांश आपको बताना है। आपको बताना है ज्ञातज्ञ का क्या शब्द होता है। अब ज्ञातज्ञ है तो ज्ञान से तो होना है, लेकिन आपको बताना है। आप गूगल सर्च करोगे, आप कुछ तो एफर्ट करोगे। ठीक है, तो आप देखो, कमेंट में बताना प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप बताओ कि प्रैक्टिस सेट पसंद आया। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।